सरकार एक बिल लेकर आई जो पार्लियामेंट से पास हुआ, राष्ट्रपति जी के इस पर साइन हो गए। वो बिल दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर है। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी जायदादें हैं। शायद आप लोगों की जानकारी में होंगी, लाखों एकड़ में है। और ये वक्फ संपत्तियां इसलिए है कि गरीब मुसलमानों का माफ कीजिए, गरीब मुसलमानों का इससे भला हो सके। जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड्स हैं, उन तमाम की ये जिम्मेदारी है कि बेवाओं को पेंशन, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप और जो गरीब और नादार लोग हैं उनके बच्चों की शादियों में वक्फ संपत्ति से होने वाली आमदनी को खर्च किया जाए। मैं करीब 28-29 साल से वक्फ बोर्ड का इमाम भी हूं और वक्फ बोर्ड को देख रहा हूं। जिस मकसद से वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने उस प्रॉपर्टी को दिया था, पिछली सरकारों ने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। ये सच्चाई है। इस्तेमाल इसलिए सही नहीं किया कि एक सरकारी बॉडी स्टेट वक्फ बोर्ड की बना दी जाती है, जिसमें चेयरमैन भी सरकारी होता है, उसके मेंबर भी सरकारी होते हैं, और फिर वो सरकार के इशारे पर जहां चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे वो जमीन आवंटित कर देते हैं। पहले एक मामला था, आपको याद होगा कि 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दी जाती थी। बाद में वो खत्म हुआ, लेकिन परंपरा अब भी चूंकि तो चल रही थी वो। और कांग्रेस सरकार ने, खासतौर से मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन, 250 बीघा जमीन, गज नहीं 250 बीघा, और वो भी प्राइम लोकेशन पर। ग्रेवयार्ड्स और जो खाली पड़ी हुई संपत्तियां थी, वो तमाम की तमाम सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, कब्जा कर लिया। 250 बीघा जमीन, मेरे पास उसके सारे पेपर हैं। दुरुपयोग हुआ कि जिस मकसद के लिए जमीन हमारे पुरखों ने वक्फ की थी, गरीब आदमी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किराए पर भी नहीं ले सकता। इतना भ्रष्टाचार। जितने लोगों ने उन प्रॉपर्टियों को किराए पर लिया, वो सब मालदार लोग, क्योंकि पर्दे के पीछे से ऐसे नियम बनाए उन लोगों ने कि जो भी आदमी प्रॉपर्टी को किराए पर लेना चाहेगा, अगर वो आवेदन भी करता है तो जो आदमी रिश्वत ज्यादा देता है उसको दे देते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता देने के लिए। ये कहा जाता था कि प्रॉपर्टी का 33% पहले वक्फ बोर्ड में जमा कराओ। अगर 100 रुपए की संपत्ति है तो 33 रुपए पहले वक्फ बोर्ड में जमा कराओ। उसके अलावा जो बीच में दलाल होते थे, वो दलाल उनको भी देना पड़ेगा 33% के अलावा, फिर जाकर कहीं किराएदारी होती थी। इतना भ्रष्टाचार था।
इन सब बातों को देखते हुए सरकार ये बिल लेकर आई। अब यही लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर उस संपत्ति को खूब लूटा, विपक्षी पार्टियां, यही सरकार के खिलाफ हो गई, मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि बंगाल में जो परिणाम आया उस उकसाने का, मुसलमान सड़कों पे निकले और हिंसा हो गई। जबकि दीदी ने कहा कि मैं इस कानून को बंगाल के अंदर लागू नहीं करूंगी, फिर भी वहां लोग सड़कों पे निकल गए, फिर भी हिंसा हो गई, फिर भी वहां दुकानें जली। और बड़ी अजीब बात यह है कि ममता दीदी की सरकार होते हुए मुसलमान सड़कों पर निकले, मुसलमानों ने हिंसा की और मुसलमानों के खिलाफ ही केस लगे। हजारों मुसलमान जेल में हैं उस बात को लेकर। जब सरकार मुसलमानों की है, वहां ममता दीदी कहते हैं कि मैं तो आपके लिए हूं। उन्होंने कहा मैं हूं ना, मैं लागू नहीं करने दूंगी इसको। जब मुसलमानों की सरकार थी तो मुसलमान, जब सीएम ने कह दिया कि भाई हम लागू नहीं करने देंगे, तो मुसलमान सड़कों पर आए क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, मुसलमान वहां सड़कों पर आए क्यों? और अगर मुसलमान सड़कों पर आ भी गए तो उन पर लाठियां क्यों चली? उनके खिलाफ केस क्यों हुए? वो आज जेल में क्यों है? आप तो कहते हो कि मैं आपके लिए हूं। तो विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों को उकसाने का काम किया और मुसलमानों के जज्बात से खेला। कांग्रेस जो हमारी हितैषी है, मैंने बताया 250 बीघा जमीन, आज जो देश में मुसलमानों की हालत है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इसलिए जिम्मेदार है कि अगर कांग्रेस चाहती, 1954 में वक्फ बोर्ड बना, वक्फ कानून आया, उसके बाद में एक सर्वे टीम बनी, 1970 में एक गजट लाया गया और उस गजट में सारे देश की संपत्तियों को चिन्हित करके हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। मुसलमानों को उकसा रही। जब करप्शन खत्म होने की बात हो रही है, पुरानी किराएदारी को नई किराएदारी करने की बात हो रही है, जो लोग नाजायज कब्जा लिए बैठे हैं उनसे वो जमीनें छुड़वाने की बात हो रही है, तो यही विपक्षी पार्टियां, यही कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को उकसाने का काम कर रही है। असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग मुसलमानों को उकसा रहे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टियां चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना मुश्किल हो जाएगा, कब्रिस्तान छिन जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात भड़के और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से यह है कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आकर वो हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, उनको समझें। और ये जो बिल आया है पारदर्शिता करने के लिए, उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जमीयत उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां लिए बैठे हैं। असदुद्दीन अवैसी, इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की। इनको डर है कि अगर जांच शुरू होगी तो वो संपत्ति वापस देनी पड़ेगी। इसलिए हम बिना किसी कानून, बिना किसी बिल को समझे बगैर हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जज्बात में ना आए। सरकार से बात कर सकते हैं, अगर कोई शंका है, कोई बात है तो सरकार से बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती।
ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मना कर दिया बिल्कुल कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जज्बात में ना आए, परेशान ना हो और इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा कि हम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। जो तंजीमें हमें बरगलाना चाहती हैं, सड़कों पर लाना चाहती हैं, उनके बहकावे में आकर हम सड़कों पर ना आए। क्योंकि जब सड़कों पर आएंगे फिर वही बंगाल जैसा सीन पैदा होगा, हिंसा होगी, दुकानें जलेंगी। आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझकर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ हो गया। अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। ये कानून लागू होगा तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं जब नई किराएदारियां होंगी तो जो मुस्लिम मसाइल हैं वो सारे हल होंगे।